आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप मिट्टी से किस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, क्या मेथड फॉलो कर सकते हैं, क्या अलग-अलग प्रिंसिपल हैं, कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यानी इस वीडियो का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन को पहले रखता हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। देखिए आज इस वीडियो में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन को लास्ट में रखा है। मैंने कहा ऐसा सोचा है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जाते-जाते सुन लीजिएगा, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम निकाला जा सकता है मिट्टी में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेथड हम इसके लिए काम में लेते हैं, उसका नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड यूजिंग ईडीटीए। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक यानी कॉम्प्लेक्स बनेंगे जो हम ईडीटीए या जो भी हम कंपाउंड्स काम में ले रहे हैं, वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण किस तरह से अलग-अलग रंग दिखाई देंगे और उनके अलग-अलग रंगों के कारण हमें पता चलेगा कि मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम कितना है। तो इसके बारे में, इसकी कैलकुलेशन, इसके प्रिंसिपल, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ में भी हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ आपने ना देखी हों और अगर आप उन्हें देखना चाहें तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात मैंने कहा आपको प्रिंसिपल समझिए। प्रिंसिपल कहता है कि द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का मतलब समझ आया? कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स बनेंगे, मतलब ऐसी कोई कंपाउंड के अंदर स्ट्रक्चर्स, ऐसी चीजें होंगी, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे जिनके कारण हमें अलग अलग रंग दिखाई देंगे और उससे हमें कुछ जजमेंट देने हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग ईडीटीए। ईडीटीए एज टाइट्रेंट, एक होता है टाइट्रेट, एक होता है टाइट्रेंट, है ना, फर्क है। टाइट्रेट क्या है, टाइट्रेंट क्या है? जो ब्यूरेट में हम भरते हैं उसे टाइट्रेंट कह देते हैं और जो नीचे हमारे पास फ्लास्क में होता है उसे टाइट्रेट कहते हैं, है ना। तो ये बेसिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने जानी थी। चलो खैर, टाइट्रेंट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सचवर्जन बच। सचवर्जन बच, बड़ी कोशिश की मैंने अच्छे से सीखने की इसका प्रोनाउंसिएशन, आई होप ये ठीक ही है। और एंडर कोवर्कर 1946, इनका नाम याद रख लें तो शायद कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज वर्सिनेट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को नहीं पता होता है कि ये इस मेथड को क्यों वर्सिनेट मेथड कह दिया, क्योंकि यहाँ ईडीटीए का ही हम कह रहे हैं ट्रेड नेम क्या है। ईडीटीए का ट्रेड नेम है वर्सीन, इसी से इस मेथड का नाम दिया गया है वर्सिनेट मेथड। इस बात को अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, इन जनरल इंपॉर्टेंट है, शायद एग्जामिनेशन में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कोई आपसे चलते फिरते पूछ ले कि भाई इसको वर्सिनेट मेथड क्यों कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। This method is a classical method for both individual and combined determination of calcium and magnesium both। मतलब हम इस मेथड से अभी कैल्शियम का डिटर्मिनेशन भी सीखेंगे और कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का डिटर्मिनेशन सीखेंगे। ईडीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से होता है। क्या याद रखने की जरूरत है, बैठ के बना के याद करने की जरूरत है? शायद नहीं है, लेकिन ईडीटी का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको डीटीपीए के बारे में भी बताया था, है ना। तो उनके अंदर हमने देखा था डायएथिलीन ट्राइमीन पेंटा एसिटिक एसिड था, वो वहां पेंटा था, यहाँ टेट्रा है, ठीक है। तो इस चीजों को हमें पता होना चाहिए। चलो खैर, हम देख रहे हैं आगे कि इस मेथड के अंदर हमें क्या समझने की जरूरत है। ये मेथड हमें कहता है कि मिट्टी में जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम की हमें जांच करनी है, तो लेकिन मिट्टी में तो और भी कई लोग हैं, यानी है फेरस, मैंगनीज, जिंक एंड कॉपर भी है। ये ईडीटीए कहता है कि भाई साहब, मैं किसी को भी पकड़ सकता हूँ, यानी FeMnZnCu, कैल्शियम मैग्नीशियम कोई भी हो, मैं सबके साथ अपना एक बहुत मजबूत बॉन्ड बना सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है। ईडीटीए क्या कहता है, ये कहता है कि मैं किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता हूँ। हमने कहा अरे तुम अगर सबको पकड़ लोगे, हमारे को तो सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम से मतलब है, तो हम क्या करें। तो ईडीटीए ने कहा कि मेरे साथ मेरे सॉल्यूशन में कुछ ऐसा डाल दो या मिट्टी में कुछ ऐसा डाल दो कि मुझे ये लोग दिखे ही नहीं, यानी FeMnZnCu दिखे ही नहीं। अच्छा, तो मतलब हम क्या करते हैं, मास्किंग एजेंट डाल सकते हैं। मास्किंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ, आपने गौर फरमाया, FeMnZnCu को देखिए मैंने डिम कर दिया। डिम क्यों कर दिया, क्योंकि अब मान लीजिए इनके ऊपर मास्क आ गया है। मिट्टी के अंदर ये लोग अब क्या हो चुके हैं, साइड साइड में नहीं, मतलब एक तरह से पकड़ लिए गए हैं एक मास्किंग एजेंट द्वारा। मास्किंग एजेंट कौन, सोडियम डाइएथाइल डाइथायोकार्बोनेट। याद रखना मुझे दोस्त, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। ये एक तरह का मास्किंग एजेंट है, इसने FeMnZnCu को पकड़ लिया। अब कौन बचा मिट्टी में खुले, अब मिट्टी में कौन खुला घूम रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम घूम रहा है। अब ईडीटीए सिर्फ किसको पकड़ेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को पकड़ेगा। पहला मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो अब इनके बीच में बनेगा उसे हमने समझ लिया कि हमने FeMnZnCu जैसे मेटल्स को तो हमने क्या कर दिया,
पकड़ लिया, हमने कहा कि भैया तुम लोगों को तो साइड में होना है, क्योंकि हमें सिर्फ मतलब है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, तो इसकी हमने मास्किंग कर दी। और क्या है, मास्किंग एजेंट के अलावा हमें पीएच को भी मेंटेन करना होता है, उसके साथ साथ हमें सुटेबल इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। सुटेबल इंडिकेटर जैसे म्यूरोक्साइड और ईबीटी। म्यूरोक्साइड और ईबीटी क्या है, म्यूरोक्साइड क्या कब काम में लेना है म्यूरोक्साइड और कब काम में लेना है ईबीटी, ये अभी हम जानने वाले हैं। ओके, तो अब देखो ये लाइन आपको मुझे लगता है आप समझ में आ गई है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन इंटरफेरेंस कॉज्ड बाय अदर आयंस। दूसरे आयन जैसे Fe, Mn, Zn, Cu कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस दिखा रहे थे, तो हमने उनको एलिमिनेट कर दिया, हमने कहा कि चलो तुम साइड हटो, एलिमिनेट कर दिया, व्हिच कैन आल्सो फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए, जो ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते थे। अब क्या है, इट इज अचीव्ड बाय मास्किंग एजेंट, जो आपको लाइन समझ आ गई कि हमने स्पेसिफिक पीएच, मास्किंग एजेंट और कुछ पर्टिकुलर सुटेबल इंडिकेटर की हेल्प से बाकी आयंस को अलग अलग कर दिया। हमने कहा कि सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम ही है जो मिट्टी में हम क्या करेंगे, ईडीटीए के साथ बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब आगे क्या समझ रहे हैं कि द ईडीटीए डेमोंस्ट्रेट वेरी हाई कॉम्प्लेक्सिंग पावर, बिल्कुल यही तो हमने समझा, ईडीटीए के अंदर बहुत पावर है, वो बहुत सारे आयंस को पकड़ सकता है ना। और यही बात हमें आगे समझाई गई है कि बाकी कोई भी हम एल्कली मेथड हो, चाहे हम करें FeMnZnC हो, ये सबको पकड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई, हमने तो क्या मतलब जिन साइंटिस्ट ने ये बनाया है मेथड, उन्होंने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई और मास्किंग एजेंट डाल दिया कि बाकी सारों को पकड़ लेंगे, सिर्फ कैल्शियम में। आप कहेंगे दिवाकर समझ में आ गई है ये बात हमें, बार बार मत बोलिए, अब हम परेशान हो रहे हैं आपकी इस एक की बात, बिल्कुल। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मिट्टी में अब हमें, हमने कहा कि मैग्नीशियम भाई तू भी एक बार साइड हो जा, हमें सिर्फ कैल्शियम से मतलब है। FeMnZnCO को तो अलग कर ही दिया मास्किंग एजेंट से, अब हमारी कोशिश है कि इस मैग्नीशियम को भी साइड में करते हैं। तो उसको साइड में करने के लिए हमें क्या करना है कि पीएच जो है सॉल्यूशन की वो 12 पे ले जा सकते हैं। पीएच कैसे लेके जाएंगे, 12 NaOH डाल दो, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो उससे सॉल्यूशन का पीएच कितना 12 तक चला गया। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैग्नीशियम जो है वो MgOH का हॉल्ट वाइज के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो अब ईडीटीए के सामने सिर्फ एक टारगेट रहेगा। ईडीटीए एक तरह का शिकारी है, इस शिकारी को सिर्फ अब कौन दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है, क्योंकि बाकी सारे लोग हमने क्या कर दिए, छुपा दिए हैं, मैग्नीशियम को भी हमने प्रेसिपिटेट करवा दिया है, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे देखिए, आफ्टर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ एलिक्विड एट 12, उससे क्या होगा, अमोनियम परक्यूरेट जब आप डालोगे, अमोनियम परक्यूरेट ये कहां से आ गया भाई, अमोनियम परक्यूरेट एक तरह का इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को जैसे ही आप अपने सॉल्यूशन में डालोगे, जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालोगे, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब म्यूरोक्साइड खुद क्या नहीं है, अभी वास्तव में देखेंगे तो मुझे लगता है जिसमें पानी के अंदर कैल्शियम नहीं होगा वहां ये हम देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि पिंक कलर बनाएगा। लेकिन जैसे ही, क्योंकि हमने क्या कर रखा था उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम को ही अवेलेबल करवाया था, है ना। अभी हमने ईडीटीए तो डाला ही नहीं है मेरे दोस्त, मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया है कि ईडीटीए के सामने सिर्फ अभी कैल्शियम है आने वाले वक्त में, लेकिन अभी तक हमने ईडीटीए डाला नहीं है हमारे सॉल्यूशन में। हमने क्या डाला है, म्यूरोक्साइड डाला है। म्यूरोक्साइड डालने से क्या होगा, ये म्यूरोक्साइड कैल्शियम के साथ बंध बनाएगा, क्योंकि पानी या जो हमारा लिक्विड था उसके अंदर सिर्फ क्या है, कैल्शियम है ना। बाकी सारे लोगों को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, हाँ भाई दिवाकर समझ आ गई ये बात हमें, तो बाकी सारों को एलिमिनेट कर दिया, तो कैल्शियम के साथ इसने बंध बनाए। सिर्फ कैल्शियम के साथ बंध बनाते ही कैसा हो गया सॉल्यूशन, पिंक हो गया। गौर फरमाया आपने, ये देखिए मैंने पर्पल सा दिखाया है, लेकिन जैसे ही कैल्शियम के साथ जुड़ा कैसा हो गया, पिंक हो गया। तो ये सॉल्यूशन पिंक ही होगा डायरेक्ट में, पहले हमें बैंगनी सा नहीं दिखेगा। हमें जैसे ही म्यूरोक्साइड हमारे सॉल्यूशन में डालेंगे, हाथों हाथ कैल्शियम को पकड़ेगा ये म्यूरोक्साइड, और कैल्शियम को पकड़ते ही ये पिंक कलर दिखाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इसे हमने समझा। अच्छा, म्यूरोक्साइड का दूसरा नाम पता होना चाहिए कि अमोनियम परफ्यूरेट कहते हैं, ऐसे अमोनियम परफ्यूरेट कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अमोनियम परफ्यूरेट नहीं है तो आप कैल्गन इंडिकेटर भी काम में ले सकते हो, और कैल्गन इंडिकेटर इज एडेड टू द लिक्विड व्हिच इमीडिएटली कंबाइंस विद कैल्शियम एंड फॉर्म, चाहे आपके पास कैल्गन हो चाहे आपके पास म्यूरोक्साइड हो, है ना, तो वो जुड़कर कुछ ना कुछ रंग देंगे। रंग जैसे कि हमने कहा पिंकिश कलर मिलेगा हमें जब, तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगेगा ये मेथड, क्यों, क्योंकि पिंक आ रहा है। आप कहेंगे सर ऐसी घटिया पुरानी तकिया से सोच रखते हो आप, अच्छी बात नहीं है ये, बिल्कुल सही बात है, मजाक करने की बात है, चलो कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं, व्हेन ईडीटीए सॉल्यूशन इज एडेड टू द लिक्विड कंटेनिंग कैल्शियम। आप कहेंगे सर आप पीपीटी रीड मत किया करो, कुछ सीधा सीधा समझाते चला करो, ठीक है। तो देखते हैं म्यूरोक्साइड ने हमने क्या किया, म्यूरोक्साइड ने कैल्शियम पकड़ रखा है। अब आएगा शिकारी, शिकारी कौन, ईडीटीए। अब आएगा शिकारी यानी ईडीटीए। ईडीटीए कहता है कि अरे ये म्यूरोक्साइड ने कैल्शियम कैसे पकड़ रखा है, कैल्शियम तो हम पकड़ेंगे, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया कि ईडीटीए के पास बहुत पावर है। ईडीटीए कहता है कि मैं पकड़ूंगा सबसे ज्यादा। अब ये जो सारे कैल्शियम है उन्हें ये अपनी तरफ खींच लेगा,
खींचा कि नहीं खींचा। देखो एनिमेशन कितनी, यार मुझे तो बड़ा मजा आता है एनिमेशन समझने में, है ना। एनिमेशन जब मैंने बनाई तो मुझे बहुत मजा आया। देखो म्यूरक्साइड से जैसे ही कैल्शियम, देखा आपने, कैल्शियम जैसे ही निकला तो म्यूरक्साइड वापस अपने रंग में, मतलब वैसा ही हो गया। और यही तो कारण है, यही कारण है कि म्यूरक्साइड के बाद में हमारा पिंकिश जो कलर है सॉल्यूशन का, वो पिंकिश सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। पर्पल कलर का क्यों हो गया, क्योंकि पर्पल हमारे इस कैल्शियम छिन गए भाई इसमें से। म्यूरॉक्साइड कहता है कि हे कैल्शियम, मैं तुम्हारे साथ ही जुड़कर पिंकिश कलर बना सकता हूँ। ये ईडीडीए जो शिकारी आया है, तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया है, तो छीन कर ले जाने से मैं कैसा रह गया, मैं तो पर्पल रह गया। तो यानी सॉल्यूशन जो है वो पिंक से कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। इस बात को याद रखना है हमें। एट द एंड पॉइंट द ओरिजिनल कलर ऑफ इंडिकेटर विच शुड बी वॉयलेट। आपको मैंने शुरुआत से ही हमेशा म्यूरॉक्साइड को यहाँ पर्पल सा क्यों दिखाया, वॉयलेट सा क्यों दिखाया, ताकि आप ये याद रखें कि जब कैल्शियम जुड़ेगा तो पिंक हो जाएगा, और ईडीटीए नाम का शिकारी जब इन कैल्शियम को खींच के ले जाएगा तो वापस वो कैसा हो जाएगा, अपने ओरिजिनल रंग में आ जाएगा, यानी वॉयलेट कलर का हो जाएगा। और इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। प्रिंसिपल समझ आया क्या था। तो ये तो कहानी थी म्यूरॉक्साइड की। अब म्यूरॉक्साइड के बाद अब कहानी किसकी शुरू होगी, ईबीटी, इरिक्रोम ब्लैक टी। जब हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक साथ डिटर्मिनेशन करना है, अब हम कैल्शियम को कह रहे हैं कि भाई तू रो मत, तुझे हम 12 जैसी पीएच पे ले जाके प्रेसिपिटेट नहीं करवाएंगे, अब तुझे हम साथ में ही एस्टिमेट करेंगे। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हमें पीएच 10 पे मेंटेन करनी है। पहली बात तो याद रखनी है, पीएच किस पे, 10 पे मेंटेन करनी है। बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की हेल्प से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड की सहायता से हमें एक बफर सॉल्यूशन बनाना है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का दोनों को टारगेट करेंगे। अब दोनों को टारगेट करने के लिए हमें इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर की जरूरत होगी। और इरिक्रोम ब्लैक टी क्या करता है, रेडिश पर्पल, ये वाइन रेड कलर इस तरह से बोला जाता है, वाइन रेड कलर उसके अंदर देखा जाता है। तो हमने क्या किया, अब की बार जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें जैसे ही ईबीटी डाला, जैसे वो पिंकिश हुआ था सॉल्यूशन, अब की बार कैसा हो चुका है, वाइन रेड हो चुका है। और वही बात है, शिकारी आएगा, शिकारी कहां से आएगा, ब्यूरेट से आएगा ना भाई, जब टाइट्रेट करवाएंगे, टाइट्रेशन करवाएंगे, तो जब शिकारी आएगा तब ईडीटीए के आने से ये जो पिंकिश कलर है वो स्काई ब्लू हो जाएगा। तो मतलब ईबीटी का रंग कैसा था, स्काई ब्लू था। ईबीटी खुद कहता है कि मैं अगर कुछ नहीं होगा पानी में तो मैं शायद स्काई ब्लू कलर रखता हूं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम को पकड़ने के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम को पकड़ने के कारण मेरा रंग कैसा है, रेड है। और रेड है मतलब ये वाइन रेड है। जैसे ही ईडीटी छीन के ले जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को, वही बात है, जैसे ही छीन के ले जाएगा तो सॉल्यूशन में वापस वैसा ही रह जाऊंगा, यानी मैं वापस कैसा रह जाऊंगा, स्काई ब्लू कलर का रह जाऊंगा। ठीक है दिवाकर, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि भाई ये है कॉम्प्लेक्सोमेट्री। कॉम्प्लेक्सोमेट्री, अलग अलग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, अलग अलग रंग दिख रहे हैं, और इसी के बिहाफ पे हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली जब आप लैब में जाएंगे तो सबसे पहले ढूंढेंगे मैकेनिकल शेकर, पोरक्लेन डिश, बीकर्स, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, वाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर। इन चीजों को ढूंढ के एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। करने के बाद अभी हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं कैल्शियम का डिटर्मिनेशन। प्रिंसिपल हमने दोनों पढ़ लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों के, राइट। जुड़े हुए हैं आप मेरे से, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी भी जुड़े हैं, है ना, ध्यान नहीं भटक रहा है ज्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम कैसे करें। पहली चीज एपरेटस, एपरेटस के नाम पे हमने इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर ली। इनकी तस्वीरें भी दिखा देते हैं आपको। मैकेनिकल शेकर ऐसा हो सकता है, 1 लीटर का कॉनिकल फ्लास्क कैसा होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैसा होगा, पोरक्लेन डिश जिसको हमने बोला है ना, ये सिलिका डिश जिसको बोल सकते हैं, उस तरह की हमने कहा पोरक्लेन डिश होगी, कटोरी सी है। और उसके बाद हमारे पास कुछ बीकर्स की जरूरत पड़ेगी, वाटमैन नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी, और कॉनिकल फ्लास्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के नाम पे हमें रिएजेंट्स बनाने पड़ेंगे। जब हम लैब में जाते हैं तो हमें कुछ रिएजेंट्स बनाने पड़ते हैं। ये 8 तरह के रिएजेंट बताए हैं मैंने। आप देखिएगा, आप कुछ और वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको बताएंगे कि आप सीधा पानी से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हम पानी की जगह यहाँ पे न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट का काम ले रहे हैं, है ना। नॉर्मल पानी नहीं, न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट काम में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं अभी समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी क्या बनाना है हमें समझते हैं। 1 नॉर्मल न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट चाहिए हमें। दूसरी बात, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए हमें। तीसरी चीज, हमें स्टैंडर्ड कैल्शियम का सॉल्यूशन भी चाहिए, ओहो ठीक है। चौथा, हमें ईडीटीए भी चाहिए 0.01 नॉर्मल का। म्यूरोक्साइड पाउडर भी चाहिए, कैल्गन इंडिकेटर, म्यूरोक्साइड नहीं हो तो कैल्गन इंडिकेटर चाहिए। और सोडियम डाइथायो कार्बोनेट, मास्किंग एजेंट बोला था, मास्किंग एजेंट चाहिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमें पीएच बढ़ानी होती है ना। और इन सभी की तस्वीरें रख दी है मैंने, ताकि कल को आप जाएं लैब में तो इस तरह से ढूंढ सकते हैं। अमोनियम एसिटेट ऐसा दिखेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बॉटल होगी, है ना। अब आप कहेंगे कि भैया ये सब चीजें
लैब में होती हैं, तो आप ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल सकती हैं, है ना। इन चीज़ों को आपको ढूंढना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पहला सॉल्यूशन बनाना है। पहला सॉल्यूशन कैसे, वन न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट बनाना है। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसी आशा करता हूँ कि भाई सीधा वेट करना है 77.08 ग्राम अमोनियम एसिटेट, उसे 500 ml पानी में डालो, पीएच 7 पे मेंटेन करो। पीएच कैसे बनाएंगे 7, वही हिट एंड ट्रायल है, मतलब पीएच मीटर में डाल के देखो अभी पीएच कितनी है, 7 से कम है तो कुछ बेस डाल दो, न्यूट्रल पे ले आओ, 7 से ज़्यादा है तो एसिड डाल दो, एसिटिक एसिड डाल दो, तो उससे वापस पीएच उस पर आ जाएगी, हाँ। तो कुल मिला के हमें एसिड और बेस डालकर क्या करना पड़ता है, उसे पीएच को एडजस्ट करना होता है 7 पे। उसके बाद ये वापस क्यों रख दी तस्वीर मुझे भी नहीं पता। उसके आगे हम देख रहे हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, बफर क्लोराइड सॉरी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, 67.5 ग्राम तो हमें अमोनियम क्लोराइड, अच्छा ये डाटा आप पूछेंगे क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कोई, नहीं पूछता, हमें ये लैब वर्क है, ये लैब के अंदर जब खड़े हों तब ये पढ़ के हम याद रख सकते हैं। अच्छा 67.5 ग्राम याद रहे, समझ है तो बहुत अच्छी बात है कि मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से हम निकालते हैं इन सब चीजें, लेकिन समझ गया आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेट करना है 67.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, उस 250 ml पानी में डालना है, 570 ml डालना है हमें कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद हमें एक बफर सॉल्यूशन मिल सकता है। उसके बाद तीसरी चीज कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्यों चाहिए भैया, कैल्शियम कार्बोनेट हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए चाहिए, यानी 0.5 ग्राम आप डाल दो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इन 10 ml ऑफ 3 नॉर्मल HCl। उसके बाद करना है बॉईल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ानी है और 1 लीटर का सॉल्यूशन बना देना है। देखो मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत है, जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा करना होता है ना, लैब वर्क है ये तो। और EDTA का बनाने के लिए 2 ग्राम EDTA पाउडर डाल सकते हो आप, और मतलब 2 ग्राम तो बहुत कम है, चुटकी भर वैसे EDTA डाल दिया। और उसके बाद हम देख सकते हैं फ्यू पर्टिकुलर 2 ग्राम स्पेसिफिकली वे करके डाल रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, ऑफ और फ्यू क्रिस्टल ऑफ MgCl2.6H2O। मैग्नीशियम क्लोराइड क्यों डाल दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड मुझे लगता है इसलिए डाला है कि ताकि ये स्टेबलाइजिंग हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज बन पाए, इसलिए हमने इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी डाला है। टाइट्रेट दिस सॉल्यूशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.01 नॉर्मल कैल्शियम सॉल्यूशन। अभी आपने कैल्शियम का सॉल्यूशन बनाया था ना, वो क्यों बनाया था, ताकि आप इसको टाइट्रेट कर सकें और चेक कर सकें कि इसका कंसंट्रेशन 0.01 नॉर्मल हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसे हम टाइट्रेशन के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि म्यूरोक्साइड पाउडर की जरूरत पड़ेगी जो कि 0.2 ग्राम है ना, ऑफ म्यूरोक्साइड एंड मिक्स इट इन विद 40 ग्राम ऑफ पाउडर पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का मुझे लगता है वही रोल है कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसको स्टेबलाइज करके रखता है ये पोटेशियम सल्फेट। तो उसके साथ हमने म्यूरोक्साइड इंडिकेटर भी बना लिया। कल को हमारे पास म्यूरोक्साइड नहीं है लेकिन कैल्गन है, तो 20 मिलीग्राम कैल्गन डालना है 50 ml मेथेनॉल में, तो उससे इंडिकेटर बनाया जा सकता है। सोडियम डाइथाइल कार्बोनेट का मतलब क्या था, ये एक मास्किंग एजेंट है, इसको इसके सिर्फ क्रिस्टल्स रखने होते हैं हमें, है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनाना, हमें तरह का पाउडर वगैरह जो है उसी का इस्तेमाल करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप समझती हैं, 100 ग्राम आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेटल्स जो होते हैं ना उन्हें डाल दो और उससे आप बना सकते हो। तो आपने कहा कि बड़ा बोरिंग हो गया ये सेशन, तो आपने जो भी बोला कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे रिएजेंट्स बनाते हैं, कल को हम लैब में जाएंगे तो शायद हेल्पफुल रह सकती है ये चीज़। लेकिन प्रोसीजर इंटरेस्टिंग है, देखो आपको मजा आएगा। प्रोसीजर याद रखना है, देखो प्रोसीजर में क्या है, 5 ग्राम मिट्टी लेनी है कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें 25 ml हमें क्या डालना है, हमारा एक तरह का एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट। न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट क्या है, ये अमोनियम आयंस जो है ना ये बाकी सारे कैटायंस को डिस्प्लेस करेंगे, जैसे कि स्पेसिफिकली हमारा कैल्शियम, तो कैल्शियम को हिट करेंगे तो उससे क्या होगा, खुद अमोनियम सॉइल पे लग जाएगा और कैल्शियम सॉल्यूशन में आ जाएगा। समझे क्या, क्यों डाल रहे हैं हम ये न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट में, अमोनियम जो है वो कैल्शियम के साथ एक्सचेंज हो सकता है एक्सचेंज साइट पे, तो हमारे सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, मतलब ये जो हमारा एक्सट्रैक्टेंट या जो बन रहा है सॉल्यूशन उसमें क्या आएंगे, कैल्शियम के आयन आ जाएंगे। और उसको ऐसा करने के लिए हमें शेकर में रखना पड़ेगा, कुछ पर्टिकुलर ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं है, शायद ये 5 मिनट या पर्टिकुलर टाइम तक हमें इसमें शेक करना है, अभी आगे आप लिखेंगे। उसके बाद वाटमैन नंबर 1 से फिल्ट्रेट लेना है, फिल्ट्रेट लेने के बाद 25 ml एलिक्विड इस कटोरी में डाल दो। आप कहेंगे सर कटोरी मत बोला करो, प्रोफेशनली इसे बोले तो हम पोर्कलेन डिश में डाल देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हॉट प्लेट पे रखकर वेपोरेट करना है। ये क्या वाला है, ये क्यों कर रहे हैं, तो हॉट प्लेट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, है ना, दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो हॉट प्लेट का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि देखो हमने जो इसके अंदर अमोनियम एसिटेट डाल रखा है और कई ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, तो उसको हमें इवेपोरेट करने की जरूरत है, उसे हटा देने की जरूरत है। हमारा मतलब सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे लोगों से है, तो उन्हें हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस हॉट प्लेट का इस्तेमाल करते हुए इवेपोरेट करना है। और उसके बाद जो हमारे पास डिश है उसके अंदर हमें क्या करना है, एक्वा रेशिया डालना है।
एक्वा रेजिया डालने के बाद वापस उसे डाइल्यूट करते हुए एक्वा रेजिया डाल के उसे वापस इवेपोरेट करना होगा और उसके बाद 25 ml का लिक्विड बनाना है। समझ आई बात मैं क्या बोला? नहीं आई तो अभी हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो हमने एक एक्वा रेजिया और इन सब के थ्रू एक वापस डाइल्यूट करके एक सॉल्यूशन बनाया। अब इसके अंदर सिर्फ कैल्शियम ही है। अब हम इसकी एडीटीए से जांच कर सकते हैं। हमने क्या कोशिश करी, एक्वा रेजिया वगैरह ये सब क्यों डाला कि भाई इधर उधर की जो भी कोई प्रॉब्लम हो, मतलब जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर हो, जैसे कि कोई और चीज हो, तो वो हट जाए। हमारा मतलब सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम से है। तो अब जो लिक्विड बना है इसमें सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम है, उसे वापस पोर्टलैंड डिश में डाला और हमने FeMnZnCu को शांत करने के लिए 2 से 3 क्रिस्टल हमने डाल दिए सोडियम डायथायोकार्बोनेट कार्बामेट, है ना। अब कार्बामेट है, सॉरी मैं शायद कार्बोनेट बोल रहा था ना, सॉरी कार्बामेट है। और उसके अंदर हमें डालना है 5 ml 10% NaOH ताकि उसकी pH 12 तक चली जा सके। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसमें हमें म्यूरोक्साइड डालना है और म्यूरोक्साइड डालते ही तो कैसा हो जाएगा वो सॉल्यूशन? पिंक हो जाएगा, क्योंकि म्यूरोक्साइड को तो क्या दिखेगा? सिर्फ कैल्शियम दिखेगा, है ना। अच्छा हाँ, pH हम अगर 12 तक लेके जा रहे हैं तो उसमें मैग्नीशियम भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम दिखेगा, तो इस कारण से उसे कलर जो है वो वाइन रेड या पर्टिकुलर पिंकिश कलर होगा। अब पिंकिश कलर से हमें क्या याद समझना है आगे कि ऐड करना है जब हमें 50 मिलीग्राम म्यूरोक्साइड, तो उससे क्या हुआ, ये वाइन रेड हो गया। अब उसकी जब टाइट्रेशन कराएंगे किससे? टाइट्रेशन कराएंगे किससे? ईडीटीए 0.0 एक नॉर्मल ईडीटीए से करवाएंगे तो ये वाइन रेड कलर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्लू कलर में बदल जाएगा। तो मतलब कितना ईडीटीए यूज हुआ जिसके कारण सारे जो भी कैल्शियम थे वो जुड़ चुके हैं ईडीटीए से। कितना ईडीटीए कंज्यूम हुआ, इससे हम जांच करेंगे कि कितना कैल्शियम था। जितना ईडीटीए यूज हुआ मतलब उतना ज्यादा कैल्शियम था। बात समझ आई? यही है फंडा। तो हम कह रहे हैं वही सब चीजें जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक इस तरह की तस्वीरों से समझाने की कोशिश की, वो सब आपको यहाँ लिख कर भी बताई है मैंने, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। एक्वारेजिया का नाम 10th क्लास में बहुत पढ़ते थे, बच्चों से पूछा जाता है एक्वारेजिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है उसमें, तो 3:1 के अंदर HCl और HNO3 होता है। मैं ट्रिक के रूप में इस तरह से याद रखता था कि भैया HCl जो है ना उसके पास 3 नहीं है, है ना। HCl के फॉर्मूले में 3 नहीं आता, तो HCl कहता है कि मैं तो बहुत अभागा हूं, मेरे पास तो 3 ही नहीं है। मतलब HCl को 3 दे दो, 3 दे दिया तो मतलब ये 3 हो गया। HNO3 कहता है कि भाई साहब मेरे पास तो 3 है, मतलब मेरे पास 3 डिजिट है, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी की, तो मतलब इसको 1 मिल गया। कोई सेंस बनता है इसका? नहीं बनता, लेकिन अगर याद रह जाए तो क्या बड़ी बात, मजा आ जाए, है ना। तो इस तरह से याद रखना, HCl और HNO3 के अंदर रेशो 3:1 होता है। HCl कहता है मेरे पास तो 3 नहीं है, मुझे 3 दे दो, तो फिर 3 दे दिया उसे, 3:1 डन। ओके, अब हमें क्या था, ये मेथड समझ आ गया होगा। आई होप आपको वापस रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। जरूरत लगे, नहीं समझ आए तो प्लीज मुझे एक बार बैक जाइएगा, वापस पढ़िएगा। मुझे वीडियो कम वक्त में ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहता हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और ये सब आपने समझ ही लिया है, मैंने कैसे आपको बताया कि कैसे पिंक टू पर्पल कलर हो जाएगा, ईडीटीए का पर्टिकुलर अमाउंट हमें मिल जाएगा। ये सब चीजें वापस हमें ले जा रही हैं, प्रोसीजर को आगे बढ़ाती है। अच्छा, एंड पॉइंट याद रखना, एंड पॉइंट पे मस्ट बी कंपेयर्ड विद ब्लैंक, है ना। ब्लैंक सॉल्यूशंस भी हमें बनाने हैं। ये होता है हॉट प्लेट, ये होता है एक्वारेजिया, HCl और HNO3 का हिसाब है इसमें, है ना। और कैलकुलेशन आ जाती है लास्ट में। तो कैल्शियम निकाल रहे हैं हम, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ ईडीटीए 0.01 इनटू वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए कंज्यूम्ड, जो हमारे ब्यूरेट से हमें रीडिंग पता चलेगी, है ना। ये ब्यूरेट की रीडिंग या ब्यूरेट के डिफरेंसेस, अगली फिर रीडिंग ले रहे हैं तो डिफरेंसेस पता चलेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है 25/5। 25/5 मतलब 5 ग्राम शायद मिट्टी है, और उसको हमने 25 ml तक हमारा एक्सेप्टेंट यूज किया था, तो 25/5 रहेगा, इंटू 1000 अपॉन में ml ऑफ एलिक्वेट टेकन, कितना आप एलिक्वेट ले रहे हो, है ना। यहाँ जैसे हमने लिखा था कि 5 ml एलिक्वेट लिया था हमने, फिर वो कितना एलिक्वेट ले रहे हो उसकी जांच हमें करनी पड़ती है ना। ml ऑफ एलिक्वेट टेकन, तो हमने तो 5 ml ही लिया था, तो हम उस 5 ml के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 5 ml ये जो भी आप ml आप ले रहे हैं लिक्विड उसकी रखेंगे। तो ये जो मिलेगा हमें कैल्शियम, वो मिलेगा मिली इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ सॉइल। 1 किलो सॉइल में कितना मिली इक्विवेलेंट है कैल्शियम, ये बताएगा हमें। लेकिन पहले के जमाने में हम किलो के हिसाब से नहीं, ग्राम के हिसाब से देखते थे कि भैया 100 ग्राम मिट्टी में कितना है, तो आप जो कुछ भी निकाल के आए हो उसको 10 का भाग लगा दो, तो पता चल जाएगा कि आपको 100 ग्राम मिट्टी में कितना मिली इक्विवेलेंट है। और अच्छा क्वेश्चन जवाब ये हो सकता है कि भैया मिलीग्राम पर केजी कितना है, मिली इक्विवेलेंट नहीं, मिलीग्राम कितना है। तो मिलीग्राम में निकालने के लिए क्या करें, तो मिलीग्राम में निकालने के लिए आप इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर दो। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है कैल्शियम का, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, उसमें भाग लगा दो 2 का, वैलेंसी आई 2, तो इक्विवेलेंट 2 वेट कितना आया 20 आया, तो यानी 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हमें मिलेगा पीपीएम में कि सॉइल में कितना पीपीएम था।
और आप कहेंगे पीपीएम में क्यों सर, हम तो याद करेंगे कि भैया केजी पर हेक्टेयर कितना होगा, तो 2.24 का मल्टीप्लाई कर दो तो फिर उस हिसाब से केजी पर हेक्टेयर में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें थी कैल्शियम के एस्टिमेशन की। अगर आपको कैल्शियम का एस्टिमेशन समझ आ जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी आप निकाल सकते हैं। और इसमें निकालने के लिए क्या हिसाब दिया गया है कि वही सारा प्रोसेस है, लेकिन इंडिकेटर या सॉरी हाँ, जो वहां हम यूरिक साइड इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम इस्तेमाल करेंगे ईबीटी का इस्तेमाल करेंगे। समझ आई बात? सारा प्रोसेस वैसा ही है। देखो 5 ग्राम मिट्टी लेनी है, 25 ml वो अमोनियम एसिड डालना है, फिल्ट्रेट लेना है, उसके अंदर एलिक्वेट लेने हैं, है ना। अब देखो ये बात बोली गई है, यहाँ थोड़ा सा गौर फरमाइए। पिपेट आउट 5 ml ऑफ एलिक्वेट कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम इन 150 ml ऑफ कॉनिकल फ्लास्क। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा एलिक्वेट है उसके अंदर मोर देन 0.1 मिली इक्विवेलेंट है कि नहीं है। हमें देख के थोड़ी पता चल जाएगा, नहीं यार इसमें तो 0.1 से ज्यादा है, नहीं नहीं इसको नहीं काम मिलेंगे। अरे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी हमें टाइट्रेशन करानी पड़ेगी। लेट से आपने तो सैंपल ले लिया, आपको नहीं पता कि इसके अंदर है कि नहीं है ना। एक बार 5 ml आपने जो लेंगे आप सैंपल, उसमें आपको ये हिसाब समझ में आना चाहिए कि 1 ml 0.01 न्यूट्रल एडीटी कहता है कि 0.0 ml मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होंगे। टाइट्रेशन यही तो कहती है। टाइट्रेशन में हमेशा आपको कहता हूं तराजू का तोल है, जहां पे दोनों कलर चेंज हो जाते हैं, मतलब ये चीज इसके बराबर हो जाती है ना। तो 1 ml कहता है कि इसमें 0.01 नॉर्मेलिटी का मतलब 0.01 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम है। अच्छा एक बार ब्रेक ले लीजिए, मेरी बातें शायद धब 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 बहुत ज्यादा जा रही हैं, है ना। अगर आपको लग रहा हो कि ये बोले ही जा रहा है बोले ही जा रहा है बोले ही जा रहे हैं, तो एक बार पॉज ले लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा शांत हो जाइएगा, माइंड को थोड़ा रेस्ट भी दीजिएगा। समझ में भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं चाहता मैं कि फिर आपको समझ ही ना आए, समझ में आनी चाहिए, मेन टारगेट मेरा वही है। क्या बोल रहा हूँ, एक बार थोड़ा आराम से बोलता हूँ। 1 ml 0.01 नॉर्मल ईडीटीए क्या करता है, 0.01 मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम रखता है। अब मान लो आपने 5 ml टाइट्रेट किया, तो 10 ml के अंदर 0.10 मिली इक्विवेलेंट होगा। 1 ml में इतना था तो 10 में 10 गुना इसका मतलब इतना होगा, 8 में इतना होगा, 15 में इतना होगा। तो 5 में हम कह रहे हैं 5 ml जो है उसमें, जैसा कि शर्त थी हमारी, उसमें लाइन में ये शर्त में लिखा हुआ था कि 0.1 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.1 मिली इक्विवेलेंट तो तब होता है जब आप 10 ml ईडीटीए काम में लो। समझ आया कुछ? समझ आया मैं क्या बोला? 0.1 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा ना हो, ऐसा शर्त तो तभी होगी जब ईडीटीए कितना काम में लिया जाए, 10 ml काम में लिया जाए। आई क्या बात समझ में? समझे क्या? 5 ml में, है ना, 0.1 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारी शर्त है। ये शर्त तब पूरी होगी जब हमारा ईडीटीए का कंजम्पशन जो है वो 10 ml से कम हो, मतलब हमारी जो ड्यूरेट से रीडिंग मिलेगी वो 10 ml से कम आनी चाहिए। कम आ रही है तो ही हमारा ये मेथड हम आगे फॉलो कर रहे हैं, इससे ज्यादा आ रहा है तो हमें सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। आप कहेंगे सिर्फ डाइल्यूट करना पड़ेगा, इस बात को समझाने के लिए इतना ज्यादा माहौल बना दिया आपने? बिल्कुल, है ना। इफ सॉल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम यू हैव टू dilute it and then you have to make calculations of things, okay। और उसके बाद क्या है, एड 2 to 5 ml वही क्रिस्टल डालना है, वही सब चीजें हैं, लेकिन हमारा इंडिकेटर चेंज हो गया है, ईबीटी हो गया, कैलकुलेशंस भी वही हैं, उसी तरह से ही हैं। और मेन हिसाब ये पता होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिलाकर जो हमें मिलेगा नंबर, उसमें से कैल्शियम का नंबर अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे सिर्फ मिल जाएगा कि मिट्टी में कैल्शियम कितना था। तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। हमने अब समझ लिया कि कैल्शियम कैसे निकालते हैं, हमने अब समझ लिया मैग्नीशियम कैसे निकालते हैं। क्या जाते जाते बेसिक इन्फॉर्मेशन सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहें तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, नहीं तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के पर्पज से अगर आप आए थे देखने के लिए और आपने अगर वो मेथड समझ लिया है, मैं होप करता हूँ आपने प्रिंसिपल को अच्छे से समझा होगा। अगर ये आपका टारगेट पूरा हो चुका है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं आगे, है ना। लेकिन मैं अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये रखना चाहूंगा कि मिट्टी में कैल्शियम होता किस फॉर्म में है। मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम एक्सचेंजेबल फॉर्म में भी होते हैं, सॉइल सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होते हैं, और नॉन एक्सचेंजेबल यानी फिक्स्ड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि हमने बाकी एलिमेंट समझे थे, है। तो ये जो है सॉल्युबल फ्रैक्शन में होता है। अगर सिर्फ सॉल्युबल फ्रैक्शन आपको निकालना है, जो कि बहुत कम होता है, पौधों को आसानी से अवेलेबल भी होता है, वो सॉल्युबल फ्रैक्शन निकालना है तो आप सिर्फ पानी से ही आप क्या कर सकते हो, शेकिंग करके काम निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि हमें एक्सचेंजेबल फ्रैक्शन निकालना था अभी के आज के मेथड में, तो हमने 1 न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिडेट का सॉल्यूशन काम में लिया। नॉन एक्सचेंजेबल अगर आपको निकालना हो तो आपको खतरनाक एसिड काम में लेने पड़ेंगे, यानी HCl और HNO3 काम में लेने पड़ सकते हैं। नॉन एक्सचेंजेबल यानी समझे, यानी फिक्स्ड फॉर्म। एक्सचेंजेबल कौन से होते हैं, जो इस तरह से आयंस के फॉर्म में जो चेंज हो सकते हैं, हमने बात करी
ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा इनकी अवेलेबिलिटी पता होनी चाहिए कि भैया सबसे कम कौन है, सॉइल सॉल्यूशन वाला कैल्शियम बहुत कम होता है, उससे ज्यादा चेंजेबल फॉर्म, सबसे ज्यादा मिट्टी में क्या है, फिक्स्ड फॉर्म में सबसे ज्यादा है, लेकिन पौधों को अवेलेबल नहीं है। ठीक है भाई दिवाकर, आप हमेशा इस वीडियो में बताते हो, इस तरह की वीडियो में बताते हो, तो अभी भी बता दिया। ओके, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन कि भैया कैल्शियम 5वें नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 8वें नंबर पे आता है प्लस पे। याद है, हर वीडियो में बार बार चीख चीख के कहता हूँ, अल्फे का ना के मांगे, अल्फे का ना के मांगे। क्यों बोलता हूँ? ताकि याद रहे कि एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा एलिमेंट, सबसे ज्यादा है, उससे कम है फेरस, उससे कम है कैल्शियम, उससे कम है सोडियम, उससे कम है पोटेशियम, उससे कम है मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा तो हमारे हैं ही ओसी। ओसी मतलब और ऑक्सीजन और सिलिकॉन तो है ही, लेकिन उसके आगे का सीक्वेंस याद रखने के लिए अल्फे का ना के मांगे इस तरह से याद रख सकते हैं। 5 नंबर पे कैल्शियम है, 8 नंबर पे मैग्नीशियम है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। और बाकी सब बातें तो वही है कि ऑर्गेनिक फॉर्म वगैरह है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट याद रखना, पोटेशियम और मैग्नीशियम का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखा जाता है अपटेक में। भैया अगर पोटेशियम बढ़ता है तो कैल्शियम का अपटेक कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। आई रियली होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन और वट एवर यू आर हैविंग द पर्पस, किसी भी पर्पस से आपने इस वीडियो को शुरू किया हो, तो आई रियली होप वो आपका पर्पस पूरा हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनके अंदर अब हम कोशिश करेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को एक वीडियो में समझें। एक वीडियो मतलब ऐसा वीडियो जिसके अंदर वन शॉट हो, उस वन शॉट में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कभी जा रहे हैं तो उसमें आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल रह पाएगा। अभी तक के 12 वीडियोज में हमने एक एक मेथड को अलग से समझने की कोशिश की है। आने वाले वक्त में एक सिंगल वीडियो ग्रुप में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कोई बात गलत लगी हो, कोई बात अच्छी लगी हो, सही लगी हो, जो भी आपका थॉट प्रोसेस हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।